आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बहुविकल्पी प्रश्न उत्तर को देखेंगे 2025 में होने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, नागरिक शास्त्र कक्षा 12 के लिए। प्रश्न नंबर 1 को देखते हैं। पेरेस्त्रोइका नीति का मुख्य उद्देश्य क्या था? पेरेस्त्रोइका जो नीति थी मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा लाई गई थी। इस नीति का जो है मुख्य उद्देश्य क्या था? मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा ये जो नीति लाई गई थी। मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे? सोवियत संघ के नेता। तो 4 ऑप्शन है। राजनीतिक सुधार, आर्थिक पुनर्गठन, सैन्य विस्तार, सामाजिक न्याय। तो सही आंसर है आर्थिक पुनर्गठन। पेरेस्त्रोइका जो नीति थी वो कहीं ना कहीं सोवियत संघ में जो है क्या है, सोवियत संघ की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए लाई गई थी। देखिए पे से पेरेस्त्रोइका है तो प से पुनर्गठन ही है, सिंपल याद कर लीजिएगा। तो आर्थिक पुनर्गठन था। पेरेस्त्रोइका का अर्थ आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था में क्या है, सुधार करना था। आर्थिक तौर पर मुख्य रूप से, क्योंकि सोवियत संघ की अर्थव्यवस्था कहीं ना कहीं खराब चल रही थी। प्रश्न नंबर 2 को देखते हैं। ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या है? ग्लासनोस्ट का अर्थ क्या है? ये भी जो है मिखाइल गोर्बाचेव द्वारा ही लाई गई थी। सोवियत संघ के नेता थे। तो 4 ऑप्शन है। पारदर्शिता, स्वतंत्रता, समानता, समृद्धि। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है, जो है पारदर्शिता। ग्लासनोस्ट नीति के तहत क्या है, सरकार में अधिक पारदर्शिता और जनता की भागीदारी सुनिश्चित की गई। देखिए मिखाइल गोर्बाचेव जो थे उन्होंने नीति लाई थी जो है ग्लासनोस्ट और पेरेस्त्रोइका, 2 नीतियाँ। तो ग्लासनोस्ट का अर्थ था पारदर्शिता। सिंपल याद कर लीजिएगा। ग्लास है तो जैसे जिस तरह ग्लास होता है उसका जो है क्या है, मुंह जो है खुला होता है। ठीक है, ग्लास जो होता है उसका मुंह खुला होता है। कुछ इस तरह देखिए ग्लास होता है ना, यहाँ पर बनाने का मैं कोशिश कर रहा हूँ। देखिए ग्लास है, उसका मुंह जो है क्या है, खुला होता है। अगर एक ग्लास है उसका मुंह खुला होता है तो उसमें क्या है, खुलापन। जिसे ग्लासनोस्ट में क्या था, खुलापन था। वही पारदर्शिता में क्या है, पारदर्शिता। क्योंकि सोवियत संघ में जो था क्या, शासन जो था वो कहीं ना कहीं भ्रष्ट था। एक कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती थी तो भ्रष्टाचार बहुत ज़्यादा हो गया था। जनता में क्या है, असंतुष्टि फैल गई थी। और जो है मीडिया कर्मी जो थे उनको जो है बहुत ज़्यादा स्वतंत्रता नहीं थी। तो इसीलिए ग्लासनोस्ट नीति लाया गया। इसमें इसका अर्थ था पारदर्शिता। जी ग्लासनोस्ट में मतलब वही था कि खुलापन। इसका अर्थ जो ये कहीं ना कहीं रशियन लैंग्वेज थे जो पेरेस्त्रोइका और ग्लासनोस्ट थे। तो इसमें खुलापन जिस तरह ग्लास का होता है, ग से याद कर लीजिएगा, ग्लास का जिस तरह खुला होता है। तो ये पारदर्शिता करना था। किसमें? सरकार में जो अधिक पारदर्शिता, जो सरकार वहाँ पर शासन कर रही थी उसमें अधिक पारदर्शिता लाना। क्योंकि एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी। तो दूसरी जो पार्टी थी अगर बनाए भी तो मतलब कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से क्या है, जो मेन पार्टी थी उसको कहीं ना कहीं मतलब दबाव नहीं बना पाते थे। तो इससे क्या है, कहीं ना कहीं स्वतंत्रता और भी चीज़ों पर क्या है, बाध्य होना पड़ता था। मतलब लोग मजबूर थे और जनता भी असंतुष्ट थी। तो इसीलिए ग्लासनोस्ट नीति लाया गया। इसके तहत जो है सरकार में अधिक पारदर्शिता और क्या है, जनता की भागीदारी जो है सुनिश्चित की गई। जनता में मतलब आम जनता को भी जो है बोलने का हक दिया गया और मीडिया और भी चीज़ों को बढ़ावा दिया गया। प्रश्न नंबर 3 को देखते हैं। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का पतन किसके नेतृत्व में हुआ? कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का पतन किसके नेतृत्व में हुआ? बोरिस येल्त्सिन, मिखाइल गोर्बाचेव, जोसेफ स्टालिन, निकिता खुश्रेव। तो सही आंसर है बोरिस येल्त्सिन। क्या है? बोरिस येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया, जिससे क्या हुआ, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ सोवियत यूनियन का जो है पतन हो गया। बोरिस येल्त्सिन ने कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व किया। प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का जो है स्थान किसने लिया? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जब बना तो उसमें सोवियत संघ का स्थान किसने लिया? सोवियत संघ जब 1991 में टूट गया तो उसमें जो सबसे मजबूत देश था वही जो है सोवियत संघ में जो है क्या स्थान लिया। तो 4 ऑप्शन है। यूक्रेन, रूस, बेलारूस, कजाकिस्तान। तो आप लोग समझ ही रहेंगे, रूस जो सोवियत संघ में शामिल सबसे मजबूत जो कहीं ना कहीं गणराज्य देश था तो रूस था। तो क्या है, जब सोवियत संघ टूटा तो रूस ने जो क्या है, सुरक्षा परिषद में क्या है, सोवियत संघ का स्थायी स्थान लिया। सुरक्षा परिषद का उद्देश्य शांति व्यवस्था और भी चीज़ों को जो है बढ़ावा देना, मुख्य रूप से विश्व में शांति व्यवस्था बनाए रखना। तो रूस जो है क्या है, उसमें जो है स्थायी स्थान लिया सोवियत संघ जब टूटा। क्योंकि सोवियत संघ में शामिल जितने भी गणराज्य थे उसमें रूस जो है सबसे मजबूत था। प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। द्विध्रुवीयता ध्रुवीयता के जो है क्या है, अंत का क्या प्रभाव पड़ा? जब द्विध्रुवीयता था, शीत युद्ध का दौर चल रहा था, विश्व 2 भागों में बट गया था। ठीक है, ये जो विश्व है जैसे 2 भागों में बट गया था। एक जो है 2 ध्रुवी, एक तो ये दूसरी ध्रुवी और एक तरफ एक ध्रुवी विश्व, जिस तरफ अमेरिका थे दूसरी तरफ सोवियत संघ थे। अमेरिका में शामिल मतलब एक तरफ पश्चिमी देश, एक तरफ पूर्वी देश जो है विश्व। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। गुट निरपेक्ष आंदोलन का अंत, शीत युद्ध की समाप्ति, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की शुरुआत। केवल बी और सी। तो देखिए सही आंसर क्या है, बी और सी।
कि द्विध्रुवता के अंत से क्या है, शीत युद्ध समाप्त हुआ और एक नई जो है बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्था की जो है शुरुआत हुई। जब द्विध्रुवता के अंत का प्रभाव पड़ा तो क्या हुआ, कहीं गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो अंत हो गया। जो गुट निरपेक्ष आंदोलन का तो अंत हो ही गया, क्योंकि जो इसमें शामिल देश थे वो कह रहे थे कि हम जो है क्या है, दोनों संघ, जो सोवियत संघ था, इनके किसी भी प्रकार के सैन्य ग्रुप या इसमें शामिल रहेंगे, युद्ध से दूर होंगे, तो वो आंदोलन कर रहे थे, कहीं ना कहीं गुट निरपेक्ष नीति का समर्थन कर रहे थे। और जब द्विध्रुवता का अंत हुआ तो शीत युद्ध की समाप्ति भी हो गई, तो इसीलिए सही आंसर दोनों हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 को देखते हैं। शीत युद्ध के दौरान सोवियत संघ किस गुट का नेतृत्व कर रहा था? पूंजीवादी, समाजवादी गुट, निरपेक्ष गुट, नाटो। तो सही आंसर है, देखिए गुट की बात हो रही है तो समाजवादी गुट यहाँ पर हो जाएगा, समाजवादी, क्योंकि सोवियत संघ जो क्या है समाजवादी गुट का जो है, सोवियत संघ समाजवादी देशों का गुट नेतृत्व कर रहा था। कहीं न कहीं साम्यवादी व्यवस्था को सोवियत संघ मानता था और अमेरिका क्या है, पूंजीवादी व्यवस्था को, यानी पूंजीवादी गुट पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाता था, पूंजीवादी व्यवस्था मानता था। प्रश्न नंबर 7 है। सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? अभी ऊपर बात हो रहा था, मैंने बताया, तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ, जिससे क्या है, द्विध्रुवता का अंत और शीत युद्ध का समापन हुआ। प्रश्न नंबर 8 है। सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ कितने गणराज्य थे? सोवियत संघ के विघटन के समय कितने गणराज्य थे? तो सही आंसर है 15। सोवियत संघ का जब विघटन हुआ तो उसमें 15 कुल गणराज्य थे, जो है क्या है 15। सोवियत संघ 15 गणराज्यों का संघ था, जो क्या है 1991 स्वतंत्र देशों में विभाजित हो गया। 15 जो है, जब सोवियत संघ विघटन हुआ तो 15 जो है गणराज्य क्या है, अलग अलग टूटकर जो है 15 देश बने या गणराज्य बने, जो कि अपना नियम कानून अपने हिसाब से बनाए, जो क्या है 1991 में स्वतंत्र देशों के रूप में विभाजित हुए, क्योंकि 1991 में ही सोवियत संघ का विघटन हुआ था। प्रश्न नंबर 9 है। सोवियत संघ के किस नेता ने ग्लासनोस्त और क्या है पेरेस्ट्रोइका नीतियाँ लागू की? ऊपर मैंने कई बार बताया, कौन थे वो? मिखाइल गोर्बाचेव। तो सही आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव, बताया था। जोसेफ स्टालिन, मिखाइल गोर्बाचेव, व्लादिमीर लेनिन, निकिता ख्रुश्चेव। तो सही आंसर है क्या है आपका, मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है, मिखाइल गोर्बाचेव ने क्या है, मिखाइल गोर्बाचेव ने इन सुधारवादी नीतियों को लागू किया, जिससे सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया तेज हुई। मिखाइल गोर्बाचेव का उद्देश्य था कि इन नीतियों के माध्यम से सोवियत संघ का विस्तार करना, सोवियत संघ में सुधार लाना, लेकिन इनकी नीति कहीं न कहीं फेल हो गई। इसीलिए यहाँ पर बताया जा रहा है कि सोवियत संघ के विघटन की प्रक्रिया तेज हुई, मतलब इन नीतियों को लागू किया गया, जिससे क्या है सोवियत संघ का कहीं न कहीं विघटन भी हो गया आगे जाके। प्रश्न नंबर 10 को देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन का मुख्य कारण क्या था? आर्थिक समस्याएं, सैन्य कमजोरियां, राजनीतिक अस्थिरता, सभी जो उपरोक्त। तो सही आंसर हो जाएगा, सभी हो जाएगा, क्योंकि सोवियत संघ की क्या है आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता और क्या है सुधारवादी नीतियां सोवियत संघ के पतन का मुख्य कारण थे। सोवियत संघ की जो अर्थव्यवस्था धीरे धीरे डाउन होने लगी। सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को मानता था, न कि पूंजीवादी। सैन्य कमजोरियां भी होने लगी धीरे धीरे, क्योंकि जब आर्थिक समस्या आएगी, पैसा रहेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी शासन करती थी, जिससे क्या जनता में असंतोष होने लगा। ठीक है, सोवियत संघ में कई प्रकार के कई धर्म के लोग भी रहते थे, तो उससे भी कहीं ना कहीं कुछ प्रभाव पड़ा। राजनीतिक अस्थिरता थी, राजनीति में केवल एक ही पार्टियाँ थी, आगे जाकर लोग मनमानी करने लगे, भ्रष्टाचार बहुत हो गया। तो ये सभी कारण थे सोवियत संघ के विघटन में। प्रश्न नंबर 11 है। सोवियत संघ के विघटन के बाद कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? कौन सा देश? ध्यान रखिएगा, अभी ऊपर कुछ प्रश्न था। सोवियत संघ जो है संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल होने वाला अस्थायी सदस्य, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा डिफरेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है, लोग कन्फ्यूजन भी हो जाते हैं। जब सोवियत संघ का विघटन बना तो कौन सा देश महाशक्ति के रूप में उभरा? चीन है पहला, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान। सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। जब सोवियत संघ का विघटन हुआ तो अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया। अमेरिका वर्तमान में भी महाशक्ति है, ध्यान रखिएगा। देखिए रूस भी है, लेकिन रूस एक महाशक्ति के रूप में शक्तिशाली देश है। महाशक्ति का मतलब जब दो ध्रुवीय दौर का चल रहा था तो उसमें दो थे, लेकिन जैसे ही विघटन हुआ तो संयुक्त राज्य अमेरिका बन गया महाशक्ति। मतलब क्या है, एक ध्रुवीय विश्व बन गया। ठीक है, दो ध्रुवीय विश्व चल रहा था, लेकिन जैसे ही विघटन हुआ तो विश्व जो है एक ध्रुवीय विश्व बन गया। उसमें क्या है अमेरिका उभर कर आया और क्या है एकमात्र महाशक्ति बन गया। आज भी अमेरिका है। प्रश्न नंबर 12 है। युद्ध का अंत किस घटना से हुआ? इसको समझ लीजिएगा, ये थोड़ा प्रश्न
अमेरिका एक मात्र महाशक्ति बन गया, आज भी है। उस समय रूस भी, कुछ लोग कहेंगे रूस क्यों नहीं बना, देखिए रूस जो है किसमें शामिल था, सोवियत संघ में, यानी कि यूएसएसआर में। तो जब सोवियत संघ का जान ही रहे हैं, ब्रिटेन के बारे में भी ऊपर कई कारण बताया गया, आर्थिक समस्या, राजनीतिक, तो रूस भी कहीं ना कहीं इसमें शामिल था यूएसएसआर में। तो जाहिर सी बात है जब सोवियत संघ के ब्रिटेन में जो सभी कारण थे ये जो, तो वो कहीं ना कहीं रूस भी इसी में शामिल था, सोवियत संघ में। तो ये सभी कारण जो है क्या है, रूस में भी होंगे। तो इसीलिए जब विघटन हुआ तो रूस क्या है, एक महाशक्ति के रूप में नहीं उभर पाया, क्योंकि रूस कहीं ना कहीं कमज़ोर हो चुका था। इसीलिए अमेरिका एकमात्र महाशक्ति बन गया सोवियत संघ के विघटन के बाद। लेकिन आज भी रूस शक्तिशाली देश बन चुका है। अगर देखा जाए तो अमेरिका के बाद कहीं ना कहीं रूस ही है। आज भी जो है रूस अमेरिका को टक्कर देता है बहुत ज़्यादा लेवल पर। प्रश्न नंबर 12 देखते हैं, शीत युद्ध का अंत किस घटना से हुआ? बर्लिन दीवार गिरना, नाटो की स्थापना, संयुक्त राष्ट्र की बैठक, यूगोस्लाविया का विभाजन। इस 4 ऑप्शन में से जो सही आंसर है हम लोग का बर्लिन का दीवार गिरना। बर्लिन की दीवार क्या है, 1989 में बर्लिन का दीवार गिरना शीत युद्ध के अंत की शुरुआत का बना। जर्मन के जो वहाँ के समय राजधानी थी बर्लिन, वहाँ पर जो है क्या है 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। इससे रिलेटेड मैं एक आपको पूछता हूँ, कमेंट करके बताइएगा कि बर्लिन का दीवार जो था उसका निर्माण कब हुआ था, ये कमेंट में बताइएगा आप लोग। तो इसका जो है देखिए बर्लिन का दीवार जब हुआ तो उसी से शीत युद्ध के अंत की शुरुआत हो गई। देखिए यहाँ पर 1989 में गिरा, उसी के कुछ साल बाद 1991 में क्या है सोवियत संघ का विघटन हो गया और क्या है शीत युद्ध का अंत भी हो गया। एक बात और आप लोग ध्यान रखिएगा, याद देगा, कई हो सकता है ऑप्शन में पूछ भी दे। 1989 में जो बर्लिन की दीवार जो गिरी थी उसको आम जनता, वहाँ की ध्यान रखिएगा, वहाँ की आम जनता द्वारा गिराया गया था। प्रश्न नंबर 13 है, सोवियत संघ का प्रमुख जो है प्रतिस्पर्धी कौन था? सोवियत संघ का प्रमुख प्रतिस्पर्धी मतलब कहीं ना कहीं एक विरोधी या दुश्मन कौन था? चीन, अमेरिका, भारत, चीन, अमेरिका, भारत और एक ऑप्शन है आपका ब्रिटेन। तो सही आंसर है अमेरिका। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच प्रतिस्पर्धा शीत युद्ध का मुख्य कारण थी। शीत युद्ध का जब दौर चला था तो विश्व जो है 2 भागों में विभाजित था, 2 महाशक्तियाँ थीं, 2 ध्रुवीय विश्व हो गए थे। तो उसमें जो है एक तरफ इधर सोवियत संघ था आपका यानी कि यूएसएसआर, और इधर जो है आपका अमेरिका था। तो क्या है पूछा गया है, सोवियत संघ का जो मुख्य प्रतिस्पर्धी था यानी विरोधी या दुश्मन कहें तो वो अमेरिका था। ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है, वार्सा संधि पैक्ट, वार्सा पैक्ट किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? चीन, सोवियत संघ, अमेरिका, फ्रांस। तो सही आंसर है सोवियत संघ। वार्सा संधि क्या है, सोवियत संघ के नेतृत्व में समाजवादी देशों का सैन्य गठबंधन था। देखिए शीत युद्ध का जब दौर चल रहा था तो अमेरिका द्वारा जो है नाटो जो है ना, नाटो आज भी है वर्तमान में, वो लाया गया एक सैन्य जो कि एक गठबंधन है वो बनाया गया था। किससे जो है कहीं ना कहीं सोवियत संघ से लड़ने के लिए, जो सोवियत संघ में शामिल देश थे। नाटो भी एक सैन्य गठबंधन था, नाटो पहले ही बनाया गया, 4 अप्रैल 1949 में बनाया गया था नाटो। तो जब ये बनाया गया तो इसको विरोध में, इसको जवाब देने के लिए जो है सोवियत संघ द्वारा वार्सा संधि बनाया गया। ये भी क्या है सोवियत संघ में शामिल जो देश थे उनके ही नेतृत्व में बनाया गया। ये भी क्या है एक सैन्य गठबंधन ही था। ठीक है। अभी तक आप लोग यहाँ पर आ गए हैं, वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर ले। इसी तरह के प्रश्न आपको और जो है आएंगे बहुत जल्द। सोवियत संघ के विघटन के बाद उसका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी जो है कौन बना? जब सोवियत संघ विघटन हुआ तो उसका जो सबसे बड़ा उत्तराधिकारी जो है कौन बना? उसका सबसे बड़ा उत्तराधिकारी कौन बना? 4 ऑप्शन है, कजाकिस्तान, रूस, यूक्रेन, बेलारूस। तो सही आंसर है रूस। रूस ने क्या है सोवियत संघ की अधिकांश संपत्तियों और शक्तियों को जो है अपनाया, क्योंकि रूस जो है सबसे शक्तिशाली जो है उसमें गणराज्यों में शामिल था। रूस आज भी देखते हैं कि रूस कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जो है उसके जो है ज़मीन देखते हैं सबसे बड़ा देश के तौर पर गिना जाता है वर्तमान में। रूस ने क्या है सोवियत संघ की अधिकांश संपत्ति और शक्तियों को अपनाया, क्योंकि रूस जो है सोवियत संघ में शामिल सबसे बड़ा जो है और कहीं ना कहीं मजबूत गणराज्य था। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। पसंद आया तो शेयर जरूर करें।